आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और हथियारों के आयात को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इस साल कई तरह के रक्षा उपकरणों को विदेश से मंगाने पर भारत ने पाबंदी लगा दी है। इसी महीने यानी दिसंबर 2020 से 2025 तक ये प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। कुछ महीनों पहले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक सालाना रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। बावजूद इसके रक्षा उपकरणों को बनाने की दिशा में भारत ने अब तक कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। आज भी भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। तो आज हमारे देश में किस तरह के रक्षा उपकरण हैं, किन की जरूरत है और क्या मुश्किलें हैं इस क्षेत्र में खुद के पांवों पर खड़े होने में अभी भारत के लिए, इसी पर बात करेंगे। मैं हूं अमन गुप्ता, यह है पॉडकास्ट और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडिया टुडे में एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्नीथन। संदीप रक्षा मामलों के जानकार हैं और भारत के डिफेंस से जुड़े मसलों पर दो बड़ी ही चर्चित किताबें ब्लैक टॉर्नेडो द 3 सीजेस ऑफ मुंबई 26/11 और ऑपरेशन एक्स लिख चुके हैं। तो इस पॉडकास्ट में बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अभी लौटते हैं। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज के पॉडकास्ट में हम रक्षा क्षेत्र में भारत कितना मजबूत हुआ, कितना होना अभी बाकी है, आत्मनिर्भर कब तक बनेगा भारत, इसे लेकर बात करेंगे। मेरे साथ रक्षा मामलों के जानकार और इंडिया टुडे में एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्नीथन है। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद अमन। अच्छा संदीप, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने डटे रहने के लिए भारत के पास अभी मौजूदा वक्त में क्या साजो सामान है, किस तरह के हथियार हैं? अमन, युद्ध के मैदान में अभी जैसे आप जानते हैं तीनों सेनाएं हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, हवाई सेना है और इंडियन नेवी है। और जब आर्मी के लिहाज से आप देखेंगे तो हमें आर्टिलरी की जरूरत है। आर्टिलरी यानी बड़े तोप जो लंबी दूरी तक शेल फेंक सकते हैं। इन्फेंट्री के हथियार है, स्मॉल आर्म जैसे कि असॉल्ट राइफल और एलएमजी, रॉकेट लॉन्चर्स और आर्मर्ड कोर जिसमें टैंक्स होते हैं और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जिसे BMP-2 कहते हैं, वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आते हैं। तो इस तरह के आर्मी के पास ये सारे हथियार हैं। एयरफोर्स में जो है कॉम्बैट जेट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराते हैं। बॉम्बर्स हैं, फाइटर बॉम्बर्स हैं जो लंबी दूरी तक जाके दुश्मन के टारगेट्स को अटैक कर सकती है। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिससे आप सोल्जर्स को, सेनाओं के सैनिकों को और सप्लाईज, राशन वगैरह पहुंचा सकते हैं। और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है जो एवैक्स जिसको कहते हैं, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करती है। और नेवी में जब आप देखोगे तो फ्रिगेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन है, पनडुब्बी है। इस तरह के हथियार हैं हमारे पास। जी अच्छा संदीप, कई छोटे छोटे देश खुद हथियार बना रहे हैं लेकिन भारत आत्मनिर्भर अब तक नहीं बन पाया है। हमारी सबसे बड़ी जो एक तरह से विडंबना है ये है कि इंडिया विश्व का दूसरे नंबर पर आर्म्स इंपोर्टर है। यानी
विश्व के जो जितने भी एक साल में अगर जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट होते हैं, उसके लगभग 15% सारे जो हथियार हैं इंडिया खरीदती है। और जब हम ये हथियार खरीदते हैं किसी बाहरी देश से, चाहे रूस हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या इजराइल हो, तो हम एक तरह से उन पे निर्भर हो जाते हैं जी। कि हमें न सिर्फ वो वहां से जो हार्डवेयर आते हैं, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स, उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो एक तरह से हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं उन पे, उन देशों पर। और इससे बचने के लिए अब कई सालों से, ये अब आज की बात नहीं है या पिछले साल की बात नहीं, कई सालों से गवर्नमेंट के मन में ये आइडिया आते रहते हैं कि हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस प्रोडक्शन में। और इसके कई नाम दिए जाते हैं। कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि इसको मेक इन इंडिया कहा गया था, मेक इन इंडिया इन डिफेंस। आज इस साल उसको आत्मनिर्भर भारत के तौर पे उसको बताया जा रहा है। लेकिन ये करीब 20 या 30 साल से लगातार कोशिशें चल रही हैं कि हम कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि हम सारे अपने जो भी हथियार हमें जरूरत पड़े, चाहे वो टैंक हो या वॉरशिप हो या पनडुब्बी हो या फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर विमान हो, ये सारे हथियार जो है हमें देश में ही बनाने, कैसे हम बना सकते हैं। अच्छा संदीप, आपने कहा कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की थ्योरी पुरानी है, तो कब हमने खुद हथियार बनाने की शुरुआत की थी और किन हथियारों के मामले में हम किसी पर निर्भर नहीं हैं आज के समय में? बहुत साल पहले हमने एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था 1983 में। आपको याद होगा, बहुत साल हो गए, अब करीब 40 साल होने को आ रहे हैं। तो इस IGMDP से हमने बहुत सारे मिसाइल्स की डेवलपमेंट शुरू किया और ये काफी हद तक ही सफल हुए हैं ये मिसाइल्स में। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स की बात करते हो, जैसे कि अग्नि मिसाइल सीरीज हो या पृथ्वी मिसाइल्स हैं या नाग और आकाश मिसाइल, ये सारे बहुत सारे सक्सेसफुल हो गए हैं। और स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स, यानी कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल उसे कहते हैं जिसपे न्यूक्लियर वॉरहेड फिटेड हो, न्यूक्लियर मिसाइल। स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स के एरिया में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि एक तरह से एक बहुत प्रायोरिटी उसको दिया जाता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा का जो मामला है वो न्यूक्लियर वेपन से पाया जा सकता है। क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पे, जैसे आप जानते हैं, 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान है और चीन है। तो देश की सुरक्षा के लिए ये न्यूक्लियर मिसाइल्स बहुत ही अहम है और इसी वजह से उन्होंने उसको हाई प्रायोरिटी पे लेके उसको पूरी तरह से देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। और ये एक सबसे, मैं समझता हूँ, हमारे डिफेंस फोर्सेस की पिछले 70 साल में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रहा है कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स में हम किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन जब हम टैक्टिकल वेपन सिस्टम्स पे आते हैं, जैसे कि बैटल टैंक्स हो या फाइटर एयरक्राफ्ट हो या वॉरशिप्स है, उसमें हमें काफी समय लग रहा है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस है। मैं एक्चुअली उसे एक डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मेन रीजन जो है ये है कि हम ज्यादा देखते हैं कि हमारी जो अप्रोच है हम साथ में नहीं सोच सकते हैं और एक जॉइंट अप्रोच नहीं लेते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में। जैसे कि अगर डीआरडीओ ने कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया तो डीआरडीओ खुद बना रही है, सर्विसेज का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है और इन दोनों के बीच में भी काफी डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं कि सर्विस कुछ चाहती है, डीआरडीओ कुछ और चाहती है, और जो डीआरडीओ प्रॉमिस करती है अक्सर सर्विसेज कहते हैं कि ये हमें डिलीवर नहीं करते हैं, समय पे नहीं आते हैं हथियार, आप इतने साल लगाते हो, 20 साल 30 साल। जैसे कि अर्जुन टैंक का अक्सर एक मिसाल दिया जाता है कि इस टैंक को 1980s में ऑर्डर किया था, लेकिन आज भी बहुत कम रेजिमेंट्स आए उसके। और डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट आर्म है, जो जिसको हथियार डेवलप करते हैं, वो डिजाइन और डेवलपमेंट करते हैं। प्रोडक्शन एजेंसी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
बोट करती है, तो जिसको सीरीज प्रोडक्शन में लाते हैं। तो ये हमारे इस पूरी जो एक आर्किटेक्चर हमने जो बनाया है डिफेंस मिनिस्ट्री में, ये थोड़ी एक तरह से डिसफंक्शनल है। सर्विसेज एक डायरेक्शन में देख रही है, पॉलिटिकल अथॉरिटी दूसरी डायरेक्शन में देख रही है, डीआरडीओ तीसरे डायरेक्शन में देख रहे हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चौथे डायरेक्शन में देख रहे हैं। मैं हमेशा इसे कहता हूँ कि ये अशोका लायन सिंड्रोम मैं कहता हूँ इसे। जैसे हमारे जो राष्ट्र के चिन्ह जो है अशोका लायन, जो चार अशोक की लाट, अशोक बिल्कुल, जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में देख, और जब ये आप इसको एक सिमले के तौर पे भी देख सकते हैं, जैसे हमारी जो सिस्टम में सब एक डायरेक्शन में काम नहीं करता है। जी संदीप, ये तो बड़े हथियारों की बात हुई, लेकिन किसी भी युद्ध में छोटे हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जैसे बंदूकें हैं, मशीन गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं जी। और इस मामले में देखें तो अभी भी हम रूस, इजराइल जैसे देशों पर निर्भर हैं। इन पर हमारे यहाँ क्यों काम नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? अमर, ये एक सबसे बड़ी एक कॉन्ड्रम है, एक प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं कह रहा था पहले कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स में पूरी तरह हमने आत्मनिर्भरता हम सफल हो गए हैं उस प्रोग्राम में कि हमें किसी देश से कुछ मिसाइल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों में, ये जो खास करके स्मॉल आर्म्स में, जैसे आप बता रहे थे, पिस्तौल हो या राइफल हो, मशीन गन हो या रॉकेट लॉन्चर्स हो, इन सारे एरियाज में हम पूरी तरह निर्भर है विदेशी देशों पर। जैसे कि हम अब खरीद रहे हैं रशिया से AK-203 की एक फैक्ट्री खरीद के हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। सिग नाम की एक राइफल है यूनाइटेड स्टेट्स से, वो हम खरीद रहे हैं आर्मी के लिए। तो ये बहुत सारी स्मॉल आर्म्स में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं आज तक, क्योंकि शायद हमने उतना ध्यान नहीं दिया है वेपन्स डिजाइन और प्रोडक्शन में। तो पहले से जो आइडिया है कि हम ज्यादातर एक फॉरेन डिजाइन को हम इंपोर्ट करते हैं और लाइसेंस प्रोडक्शन, यानी कि आपने कुछ रिसर्च नहीं किया उसमें, आप सिर्फ जो भी ड्राइंग्स, ब्लूप्रिंट, मेटलर्जी फॉरेन देश आपको दे रही है वो आप बिल्कुल प्रोडक्शन पे लगाते हैं उससे। और ये सिलसिला काफी इंडिपेंडेंस से चलता आ रहा था। और अब रिसेंटली हमने जो इंसास राइफल डेवलप किया उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, आर्मी ने उसे रिजेक्ट किया है और फाइनली मैं जो हथियारों की जो बात कर रहा था, वो उन हथियारों को अब वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंसास की रिप्लेसमेंट में। इंसास जो है इंडिजिनस डिजाइन है, डीआरडीओ ने इसे डिजाइन किया है, लेकिन इसके प्रोडक्शन में बहुत सारे इश्यूज आए, खासकर ये क्वालिटी कंट्रोल एक मेजर इशू रहा उसमें, जिस वजह से आर्मी ने उसको पूरी तरह से उसको रिजेक्ट किया और वो फेज आउट करने जा रही है ये रशियन और यूएस राइफल से। और हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो इजरायली राइफल्स ही यूज करते हैं। तो जिस तरह से बाहरी देशों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं स्मॉल आर्म्स में, रिसर्च में, उस तरह की इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाए आज तक। इस वजह से हम पीछे रह गए हैं और जब भी हमें कोई मॉडर्न हथियारों की जरूरत पड़ती है तो हमें देखने को मिला है कि हमारे देश में इस तरह से हमने डेवलप नहीं किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर रहे हैं, लेकिन उनमें और सेनाओं में बहुत एक तरह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है। जी अच्छा संदीप, आपको क्या लगता है छोटे हथियारों के लिहाज से आत्मनिर्भर होने में अभी कितना वक्त लगेगा भारत को? अमन, ये अब मुझे लगता है जिस तरह से इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं हथियारों के, मुझे लगता है हम करीब 5 से 10 साल पीछे रह गए हैं हथियारों में, स्मॉल आर्म्स में, क्योंकि हमने जिस तादाद में हमने हथियार खरीदे हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई गुंजाइश है इंडिजिनस आर्म्स। अगर देखिए बेसिक जो चीज है ऑर्डर्स है, सारा जो है डिपेंड करता है ऑर्डर्स पे कि आप कितने इंपोर्ट कर रहे हो, क्या क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो। अब जैसे आप विदेशी हथियार देखेंगे तो अमेरिका से हम ले रहे हैं कुछ करीब 1.5 लाख राइफलें ले रहे हैं, सिग के जो राइफल मैं बता रहा था। रशिया से हम AK-203 जो लाइसेंस प्रोडक्शन जो बना रहे हैं, भले ही वो इंडिया में बन रहे हो, लेकिन ये डिजाइन जो है पूरी तरह विदेशी है।
रशिया को एक जॉइंट वेंचर हमने बनाया। अमेठी में जो फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं वो वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब आर्मी का ये कहना होगा, देखिए हमारी सारी जरूरतें पूरी हो गई है, अभी हमने 10 साल तक कोई हथियार की जरूरत नहीं। ऐसे इस तरह से उन्होंने ऑर्डर किया है। बात तो आखिर पैसों का है और ऑर्डर्स की है। तो जितना आर्मी को खरीदना था उन्होंने हथियार खरीद लिए। अब जो है द ओनली होप जो मैं देख सकता हूं कि अगले जनरेशन ऑफ हथियार में अगर हम आज इन्वेस्ट करने लगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एम्यूनिशन आ रहे हैं, जैसे जिस तरह से एक नॉर्मल बुलेट की जो वेट है उसको लगभग 50% वो रिड्यूस करते हैं, केस टेलीस्कोपिक एम्यूनिशन जिसे कहते हैं। उस तरह के अगर हम रेवोल्यूशनरी एम्यूनिशन और नई तरह की बंदूकों में रिसर्च आज शुरू करने लगे, तब हो सकता है 5 या 6 साल के अंदर हम अत्याधुनिक इंडिजिनस हथियार सेनाओं को दे सकते हैं। लेकिन जी ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज तक हमने ऐसे प्रोग्राम शुरू नहीं किए। हम पूरी तरह से निर्भर है फॉरेन सप्लायर्स पे, और जिस तरह से जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है अब वो सब बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत छोटी कंपनियां हैं लगे हैं, लेकिन उनको ऑर्डर्स मिलने की कोई गुंजाइश नहीं लग रहा है मुझे। और अब तीसरा जो ऑर्डर है सबसे एक बहुत ही अजीब ऑर्डर आप उसे कह सकते हैं, यूएई नाम के एक छोटे से देश से हम कार्बाइन्स खरीद रहे हैं। आप समझ सकते हैं यूएई जो है साउथ दिल्ली के जितना बड़ा एक देश है, बिल्कुल, जिन्होंने पिछले 10 साल उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उनकी जो सरकार है, एक कराकल नाम की एक कंपनी है, उनके पास जो हथियार बने बहुत ही मॉडर्न हथियार बना रहे हैं वो। उन्होंने अलग अलग देशों से एक्सपर्ट्स बुला के उन्होंने एक फैक्ट्री बना दिए वहां पे, और वो अब अपने खुद के हथियार बनाने लगे हैं। संदीप, अपने पड़ोसी मुल्कों को कुछ रक्षा उपकरण हथियार भारत भी देता रहता है। म्यांमार को अभी हाल ही में हमने पनडुब्बी दी थी और भी दी जानी है। हथियारों का इतना बड़ा खरीदार है भारत। डीआरडीओ जैसी तमाम संस्थाएं जो इसी तरह के शोध के लिए बनाई गई हैं, तो कुछ तो चीज़ें होंगी भारत के पास जिनमें उसकी एक्सपर्टीज़ है और उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि सोनार्स जो सबमरीन में फिट होते हैं या वॉरशिप्स में फिट होते हैं, जिससे आप दुश्मन के पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो एक एरिया है जिसमें हमने पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पा ली है, और हमारे वॉरशिप्स में इंडिजिनस सोनार्स फिटेड होते हैं। कई सालों से हमने ये बहुत सारे ब्रेक थ्रूज किए हमने इस एरिया में। सोनार्स एक है। दूसरा जो है टॉर्पीडोज है, लाइट वेट टॉर्पीडोज है। शेनिया नाम की टॉर्पीडोज हमने रिसेंटली म्यांमार नेवी को एक्सपोर्ट किए। और ब्रह्मोस मिसाइल, लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है पूरी तरह इंडियन मिसाइल नहीं है, ये एक जॉइंट वेंचर्स के तौर पे बनाया जा रहा है, लेकिन इसके काफी सारे ब्राइट एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स हैं। फिलीपींस में बात कर रहे हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में भी इसकी एक्सपोर्ट के चलते नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो ये हो सकता है जल्द अच्छी खबर मिल जाए इसमें। आर्टिलरी सिस्टम्स में हमने बहुत हद तक आत्मनिर्भरता अचीव कर दी है। आर्टिलरी जैसे कि बोफोर्स तोप जो हमने बहुत साल पहले खरीदे थे, काफी कंट्रोवर्सी भी बनी उसकी वजह से 1986 में, उसको हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने उसे रिवर्स इंजीनियर करके एक पूरी तरह से इंडियन गन बना दिया। धनुष नाम है उसका, और वो शायद ही दुनिया का सबसे एक बहुत ही कम रकम पे उसे बेचा जा सकता है ये, और इंडियन आर्मी ने भी खरीदा है इस गन को। तो वो एक एरिया है जिसमें हमने सक्सेस पाए हैं। और वॉरशिप्स काफी हद तक पेट्रोल बोट्स जो है, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड वॉरशिप्स नहीं, जो लाइट पेट्रोल फ्रिगेट्स उस तरह के, जिसमें बहुत सारे हथियार फिट नहीं लेकिन काफी इफेक्टिव हैं, जो छोटे देशों के जो नीड्स है उसको मीट कर सकते हैं, उसमें हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता पाई है। अभी रिसेंटली एक कमोर्ता क्लास जो है गार्डन रीच शिपयार्ड ने इसके चौथे और लास्ट कमोर्ता क्लास को डिलीवर किया था नेवी में। उसमें करीब 90% इक्विपमेंट जो है इंडिजिनस था, और ये शायद आज तक किसी वॉरशिप में इतनी लार्ज परसेंटेज हमने अचीव नहीं किया आत्मनिर्भरता के तौर से।
क्योंकि और इसका महत्व ये है कि अगर हम पूरी तरह से एक वॉरशिप इंडिया में बनाते हैं, उसके सारे कंपोनेंट्स जो अगर हम बना रहे हैं इंडिया में, तो हमें किसी दूसरे देश से परमिशन नहीं लेना होगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। ये एक एरिया है जिसमें हमने सक्सेस पाई है। और फिर पिनाका मिसाइल, जो पिनाका रॉकेट मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, वो पूरी तरह से इंडिजिनस है। रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। वो हम किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आखिर में ये आकाश मिसाइल जो है, काफी टाइम लगा इसे डेवलप करने में, परफेक्ट करने में। आकाश मिसाइल और राजेंद्र रेडार, जो 30-40 किलोमीटर की एक दूरी तक मारने वाली मिसाइल सिस्टम है, और राजेंद्र जो फील्ड एरी रेडार है, दोनों का। तो हम हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने आज तक प्लेटफॉर्म्स पे इतना फोकस नहीं किया है। जो अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो सबसे अट्रैक्टिव जो फोकस हमारा होना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। उस पे हमने इतना ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप देखोगे आज के तौर पे, अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो कंप्लीट प्लेटफॉर्म, जैसे एक वॉरशिप हो या एक बैटल टैंक हो या एक कंप्लीट मिसाइल सिस्टम रेडार के साथ, बहुत ऐसे कम प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है। जैसे मैंने कहा कि आकाश और राजेंद्र एक प्लेटफॉर्म है, पिनाका एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये कमोर्ता क्लास एक तीसरा है, अर्जुन टैंक जो वो भी एक, हमें उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका इंजन नहीं बना रहे हैं हम। लेकिन ज्यादातर जो 60% टैंक का जो इंडिजिनस है। तो इस तरह से बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हम बनाते हैं देश में, और शायद इससे इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा संदीप, आपने एक लंबा वक्त डिफेंस जर्नलिज्म के फील्ड में गुजारा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से अब चेंज आप देखते हैं, और रक्षा मंत्रालय का आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या विजन है? अमन जी, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मैंने चेंज देखा, मैं करीब 15 साल से डिफेंस मिनिस्ट्री कवर कर रहा हूँ, और जो मैंने आज तक सबसे बड़ा जो चेंज देखा है रक्षा मंत्रालय में, ये है कि एटीट्यूड में चेंज आ गया है लोगों की। जो हम सेक्रेटरी से जो बात करते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, वो उनका जो पूरा जो एटीट्यूड है चेंज हो गया है। पहले जैसे वो कहते थे कि देखिए हम तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के सेक्रेटरी हैं, या सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन का की जो टेरिटरी है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित है, और प्राइवेट सेक्टर जो करना है उनको हम नहीं जानते हैं। लेकिन अब जो वो बात करते हैं, वो पूरी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात नहीं करते, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों देश के आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के दो इंजन हैं, और दोनों को बराबर फोकस देना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा एक चेंज है। और आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट में चेंज लाने के लिए कितना समय लगता है, बहुत साल लग जाते हैं, और वो मैंने पहली बार देखा है 15 साल के बाद। तो इसके बाद फिर बहुत सारे पॉलिसीज इस साल मैंने इतने सारे पॉलिसीज मैंने पिछले 14 साल में नहीं देखे जितना कि इस एक साल में जो चेंज लाए डिफेंस मिनिस्ट्री में, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपॉइंटमेंट हो, या फिर ये एफडीआई इन डिफेंस की जो 49% से उसको 74% तक ले गए हैं, और फिर कई एरियाज में उसको ऑलमोस्ट 100% भी वो कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस उन्होंने लाए, और ये एक जैसे कहा जाता है कि इंडिया में अगर जब तक कि कोई क्राइसिस नहीं आ जाती तब तक हम चेंज नहीं कर पाते। ये सारी जो बातें हुई, ये सब सिर्फ इस साल हुए क्योंकि हमने देखा पहले कोविड का जो ये पैंडेमिक की वजह से जो खतरे उठे, उसके बाद इकोनॉमी को लेके जो प्रॉब्लम्स आए, और फिर तीसरा जो है चीन ने जो मोबिलाइज किया है लद्दाख में, इन सारी चीजों को लेके एक तरह से हमारी पूरी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब जाग चुकी है, और बहुत तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप, आखिर में बस आपसे एक सवाल का और जवाब चाहूँगा कि खुद को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए भारत किस तरह की डिफेंस टेक्निक्स पर काम कर रहा है, या उसे काम करने की जरूरत है? अमन, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज की बातें चल रहे हैं आज डिफेंस मिनिस्ट्री में। सबसे अहम मैं जो मानता हूँ वो है ड्रोन्स, और हमने इसी साल हमने देखा कि किस तरह से एक छोटे से युद्ध में, दो छोटे देशों के बीच के युद्ध में पूरी
दुनिया अब देखने जा रही है कि कैसे युद्ध का जो ये फेस ऑफ वॉर ही बदल चुका है एक तरह से। कुछ हफ्तों में ही अजरबैजान में आर्मीनिया के चाहे वो तोप हो या टैंक्स हो या मिसाइल हो, उनके सारे हथियारों को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। और ये ड्रोन्स बहुत छोटे थे, ज्यादा अगर हम उसको इंडिविजुअली देखोगे तो उसे कोई खतरा नहीं महसूस होगा, लेकिन आप जब स्वॉर्म्स में लॉन्च करते हैं बहुत सारे ड्रोन्स मधुमक्खियों की तरह जब लॉन्च करते हैं तो वो एक वॉर का एक मतलब चेहरा ही बदल देते हैं। तो इस तरह से हमने इस साल तीनों सेनाओं ने देखा है इसे जी। उन्होंने समझाया कि देखिए ये फ्यूचर ऑफ वॉर की जो बात कर रहे हैं वो तो फ्यूचर छोड़िए, आज की बात चल रही है, इट्स ऑलरेडी अराइव, फ्यूचर अराइव हो चुका है। एयरफोर्स अब शुरू कर रही है ड्रोन्स पे, अनमैन्ड ड्रोन्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स की बात कर रही है। नेवी बहुत सारे उन्होंने इस साल यूनाइटेड स्टेट्स से 2 ड्रोन्स लिए हैं उन्होंने वेट लीज पे पहली बार। हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स, ये पहली बार हम इस सोफिस्टिकेशन के ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे हैं। आर्मी भी सोच रहे हैं, उन्होंने कुछ ट्रायल्स मांगे हैं प्राइवेट वेंडर से, उन्होंने दिखाया बोला है कि देखिए अगले 3-4 महीने में आप हमें किस तरह के इस ऑफेंसिव ड्रोन्स दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ड्रोन्स का जो है एक तरह से वेकअप कॉल हो गया है पूरे तीनों सेनाओं में। वो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एरिया है। दूसरा जो है हाइपरसोनिक वेपन्स, जो डीआरडीओ ने रिसेंटली इसको टेस्ट किया था, एक हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल का ये, तो वो तीनों सेना वो उसी टेक्नोलॉजी को लेके काफी इंटरेस्टेड है। उस पे काफी सारा रिसर्च चल रहा है और एग्जिस्टिंग मिसाइल्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी स्पीड्स और रेंज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के रेंजेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे पहले की 300 किलोमीटर से कम था, लेकिन अब MTCR साइन करने के बाद हम उसकी पूरी रेंज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसका लगभग दुगना रेंज कर सकते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट एरिया है। और फिर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स जो अलग तरह से, जैसे यूएस के पास जो टोमाहॉक मिसाइल है 1000 किलोमीटर तक जो अटैक करते हैं, उस तरह के मिसाइल हमने लॉन्च किया। निर्भय नाम का एक मिसाइल प्रोग्राम है डीआरडीओ के पास। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हमारे डीआरडीओ और सर्विसेज पुश कर रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, अपना कीमती वक्त निकालकर भारत के डिफेंस सिस्टम और हथियारों से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। radio@aajtak.com पर हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट अगर आप चाहते हैं आपको समय से मिलें तो हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर जैसे तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे कार्यक्रम सब्सक्राइब कर सकते हैं। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।